फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 जो जियोग्राफी क्लास 7th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 को हम लोग समाप्त कर चुके थे। जो चैप्टर नंबर 7 का 2 पार्ट आया था, फर्स्ट और सेकेंड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग देखिए, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ों पे विश्वास करता हूं, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। तुम खुद को इस काबिल बना लो दोस्तों ना, कि जहां तुम बैठो ना वहीं सिंहासन हो। क्योंकि शेर जो होता है ना, शेर का कोई मतदान नहीं होता है। शेर जंगल का राजा होता है। और शेर किस लिए राजा होता है? क्योंकि उसके पास पावर होती है। वो अपनी क्षमताओं के बल पे अब खुद राजा बनता है। वो किसी के माध्यम से राजा नहीं बनता, या फिर उसको किसी ने राजा नहीं बनाया जाता है। वो सिर्फ अपने पावर के बल पे, खुद के बलबूते वो जंगल का राजा होता है। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उम्मीद करते हैं। दोस्तों चलिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोग, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ा न करिए, हर चीज़ों को पढ़ते चलिए। रेणुका बहुत उत्साहित थे। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। देखिए, कुछ कहानी यहाँ पे बताई गई है एनसीईआरटी में। आप सभी जानते हैं, कहानियों के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि कहानी का जो निष्कर्ष होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थी। मतलब कहने का मतलब ये, वो क्या करती थी, वो फोटो शूट करती थी जो वनों में जीव रहते थे, जो जानवर रहते थे उनका, तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया तो दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान, कुछ लोग शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से। विविधता की बात की जा रही है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही है। देखिए, उनका रहन सहन अलग हो सकता है, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनका प्रदेश अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो डिमांड है वो एक ही हो सकता है। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये 4 ऐसे मूल तत्व हैं जो सबको जरूरी होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से या किसी भी देश से शामिल हो। वही चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद भी करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका निष्कर्ष समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसका निचोड़ जो है वो क्या हम लोगों को प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं जो आए हुए हैं। कुछ लोग रेगिस्तान से हैं, कुछ लोग बर्फीले प्रदेश से हैं, कुछ लोग किसी और स्थान से हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ पे इस तस्वीर में हैं। आप अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन में सीखेंगे। इसका इंतजार करिए, बहुत जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन, पहले तो आप लोगों को बता दें कि अमेजन ये है क्या। आप लोग अमेजन के नाम से, अमेजन जो है ये क्या है? अमेजन एक नदी है।
अमेजन नदी एक नदी है जो आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी में काफ़ी फ़र्क होता है। सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी है नील, जो कहाँ बहती है? अफ्रीका में। सबसे बड़ी नदी कौन है? सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन कहाँ बहती है? अमेजन है ब्राज़ील में। ये देखिए अमेजन, अमेजन है ब्राज़ील में। और अमेजन के जंगल को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि 70+ % वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है, समझ सकते हैं। तो वही चीज़ें बता रहा है कि अमेजन बेसिन मतलब अमेजन के आसपास जो क्षेत्र है वो उसमें जीवन कैसा होता है लोगों का। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये है मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये है मकर रेखा। देखिए ये मकर रेखा है और ये देखिए ये मकर रेखा है। आप सभी जानते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। और यह 0 डिग्री, 0 डिग्री कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो यहाँ होगा कर्क रेखा। इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, धीरे धीरे सीखते चलिए। हर चीज़ों को आप लोगों के दिमाग में इस तरीके से फिट कर दूंगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे दोस्तों। ये है हमारा, सबसे पहले ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे अमेजन नदी, अमेजन जंगल, इक्वाडोर, यहाँ पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, यहाँ पे ये इधर है पेंटागोनिया मरुस्थल, और यहाँ पे है आटाकामा मरुस्थल, और एक झील भी है यहाँ पे, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पे बेसिन की बात करते हैं तो ये देखिए ये बेसिन है। आप मानचित्र को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश या क्षेत्र, जहाँ पे सूर्य की गर्मी बहुत अधिक होती है। मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर, ये देखिए ये क्या है? 0 डिग्री का मतलब भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ध्यान दें कि पश्चिम किधर होगा? पश्चिम होगा इधर, इधर होगा पूर्व। पश्चिम में पर्वतों, यहाँ पे जो ये है ये श्रृंखला जो है ये है एंडीज पर्वत। तो वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर, अंध महासागर किसको कहते हैं? अटलांटिक महासागर जो यस आकार का होता है उसको अंध महासागर कहते हैं। और इसी की चर्चा की जा रही है कि ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में किस तरीके से कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ध्यान दें कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ये जो देखिए, जहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ जहाँ पे ये नदी मिल रही है अंदर, यहाँ पे क्या कहेंगे? इसको मुहाना है, नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, उसकी सहायक नदियाँ कहा जाती हैं। अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए बिल्कुल बता सकते हैं। भूमध्य रेखा ये इक्वाडोर से स्टार्ट हो रही है, इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होती हुई जा रही है।
उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने, अन्वेषकों मतलब आविष्कारों ने, इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह को याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ नाम अमेजन पड़ा। समझ सकते हैं आप अमेजन नदी का नाम कहाँ से और कैसे पड़ा। ये बता रहा है कि स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, जिसके कारण इसका नाम अमेजन पड़ा। उसके बाद यहाँ सहायक नदियाँ क्या होती हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जलवायु की बात करते हैं तो जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। मतलब कोई चेतावनी जैसे होता है ना कि मानसून का आना और एक चेतावनी, मौसम बनना, तड़तड़ाहट होना, गर्ज भगवान जो होते हैं गरज होती है, उसके बाद चेतावनी के द्वारा उसके बाद फिर बारिश होती है। लेकिन वहाँ पे कोई चेतावनी नहीं होती है, अचानक बारिश होने लगती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन क्या है? इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। समझ सकते हैं कि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन कहने का मतलब क्या है कि बहुत पास पास होते हैं, सघनता बहुत अधिक होती है, ऐसे वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। मतलब सघनता इतनी होती है वनों की कि पत्तियों से छत टाइप का कुछ बन जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे, धरातल पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियां पनप सकती हैं जिनमें छाया बढ़ने की क्षमता हो। अधिकांश जानते हैं आप कि वनस्पतियां धूप में ज़्यादा विकसित होती हैं, पनपती हैं, लेकिन इस जंगल में वही वनस्पतियां पनप सकती हैं जो छाया में पनप सके, जो छाया को सह सके। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। परजीवी के रूप में यहाँ पे जो पौधे होते हैं आर्किड और ब्रोमीलायड होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकायों एवं भोजन के लिए चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले चींटीखोर टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर एवं एनाकोंडा, समझ सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, जो कहाँ पाया जाता है? अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यहाँ बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। समझ सकते हैं कि जैविक विविधता सबसे अधिक अगर दुनिया में देखें तो वो अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। जैविक विविधता सबसे ज़्यादा विविधता, क्योंकि वहाँ पे भिन्न भिन्न किस्म की पक्षियाँ, भिन्न भिन्न किस्म के जानवर, पौधे और उसके बाद फिर परजीवी पौधे इत्यादि चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे अमेजन वन के बारे में दिखाया जा रहा है, किस तरीके से अमेजन जंगल की स्थिति हो गई है। मतलब सूर्य का प्रकाश धरती पे आ ही नहीं पाता है, इतने सघनता है वहाँ वनों की। ब्रोमीलॉयड एवं एक प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। समझ लीजिए आप। कुछ टीवी चैनल विश्व के
वन्य जीवन पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी को सहपाठियों को बताएं। देखिए वर्षावन के निवासी यहाँ के लोग छोटे छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। समझ लीजिए अभी भी शिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। जाना मत, तो वहाँ पे जाना मत, नहीं तो फिर शिकार हो जाओगे। नदी में मछली पकड़ते हैं। ओ माय गॉड, हम सोचे कि आदमियों को मारते हैं यार। नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। क्या बात है, यहाँ पे तो पुरुष फसल उगाते हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाएं, वहाँ पे महिलाएं ध्यान रखती हैं, लेकिन पुरुष शिकार कर रहा है। टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, निश्चित थोड़ी होता है। मछली मराई तो फिर मराई, ठीक है, नहीं तो फिर खाली हाथ घर लौटते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, महिलाएं जो हैं वो अपना भोजन का प्रबंध कर लेती हैं। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, मतलब झूम खेती। कुछ दिन तक यहाँ पे वनों को काट के वो खेती किए, फिर वहाँ उपजाऊ भूमि होने के कारण दूसरे जगह चले जाते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों के रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। देखिए जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील पूरी दुनिया में कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी और चाय के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए नहीं, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में ब्राज़ील। वहाँ पे पता है कॉफ़ी के जो बंदरगाह हैं उनको क्या कहते हैं, आपको पता होगा? फेजेंडा, फेजेंडा कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो में ये मौजूद है, ये बंदरगाह है, और यह बंदरगाह पूरी दुनिया में छाप छोड़ गया है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में, मलोका, आप देखिए ये सब एनसीईआरटी की चीज़ें हैं जो आपको शब्द पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा। जबकि कुछ लोग मकोया अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। ट्रांस अमेजन अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। देखिए पुराने समय में दिखा रहा है कितना क्या था, और इसके बाद फिर धीरे थोड़ा कटाई, इतना देखिए कृषि के लिए बढ़ाया, फिर देखिए आज की स्थिति क्या है, ये स्थिति है। देखिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को, अगर कोई पेड़, पहले तो मत काटिए, अगर काट भी रहे हैं तो पहले 10 पेड़ लगा लीजिए, उसके बाद 1 पेड़ काटिए। क्योंकि आने वाले समय में पता है पर्यावरण पे ही हम लोग डिपेंड हैं। हम लोग कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पर्यावरण के साथ ही हम लोगों को रहना है, और इस पर्यावरण को बचा के रखना है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको सेव करके रखें। इसमें हम आग नहीं लगाएं, इसको हम लोग काटें नहीं। आज पता है क्या करते हैं हम लोग, उपजाऊ भूमि जो है उस पर अपना मकान बनाते हैं, और पता है जो सड़ी हुई भूमि होती है, जो उपजाऊ नहीं होती है, उस पर हम लोग खुद खेती करते हैं। ये बताइए ये किसकी समस्या है? इसको हम लोगों को समझना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हम लोग थोड़े ही समझते हैं। हम लोग तो पहले काटते हैं पेड़। शहर में देखिए पेड़ों का क्या हाल है, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे पेड़ों की देखिए क्या स्थिति है, बिल्कुल नहीं है। पेड़ काट के वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं।
तो ठीक है, हर चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ सीमित चीज़ों से होना चाहिए, सीमित प्रकार से होना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों को पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति क्या होती है? देखिए, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करता है। पहले तो क्या करता है, वो भूमि को साफ करता है, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। बताइए, एक स्थान को साफ किया, उसके बाद कुछ दिनों तक वहां खेती किया, फिर दूसरे स्थानों पर वही प्रक्रिया। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ये हाल होता है और दिन प्रतिदिन ये चीजें चल रही है वहां पे। और देखिए आज जंगलों की क्या स्थिति है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होता है। 10 डिग्री उत्तर मतलब, कहने का मतलब ये कि 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी कितनी सुंदर सुहावना दिख रही है एकदम, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी। इसी नदी, ये और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी नदी के नाम पे क्या रखा गया है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र और वहाँ पे मोस करके रसिया में एक नदी है, उन रसिया और रूस और इंडिया के द्वारा ही इस मिसाइल का मतलब विकास किया गया है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है और मोस करके कुछ नदी है एक वहाँ की, रसिया की। आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है। इसमें कुछ चीज़ें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को दिखाया गया है। जैसे देखिए, ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को दिखाया गया है। आप इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूपी बिहार वाला एरिया है, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, और इधर एक पतली लाइन के रूप में ये यहाँ पे है पूर्वी भारत में। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। उदाहरण, उत्तराखंड का जन घनत्व अगर देखें, मतलब 1 किलोमीटर में 189 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। जबकि वहीं पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में 1 किलोमीटर की दूरी में 1029 लोग निवास करते हैं, और बिहार में 1102। अगर जनघनत्व की बात करें सबसे अधिक किस राज्य की है, तो वो है बिहार। ऐतिहासिक बिहार ये जो है, ये इसका जनघनत्व सबसे अधिक है। थोड़ा इस बेसिन की बात करते हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मतलब यहाँ की जलवायु मानसूनी है और ये एक सीमित समय में ही यहाँ पे वर्षा कराती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी पड़ती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वी भारत में भी कुछ स्टेट हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या के वितरण की बात करें तो पर्यावरण की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ मतलब कहने का मतलब ये कि मैदानी क्षेत्रों में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक मानव को चाहिए रहने के लिए। यातायात का साधन, कृषि का साधन, जल की समस्या, ये इन सारी चीज़ों का वो सल्यूशन है वहाँ पे। इसलिए अधिक से अधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में ही निवास करती है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है जिससे कृषि करना बहुत मतलब सुगम चीज़ें हैं। जिस स्थान पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है। यहाँ अधिक वर्षा भी होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं गेहूँ, ज्वार, चना एवं बाजरा, गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के भी बागान देखे गए हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन भी, सिल्क कर उत्पादन, रेशम कीट पालन मतलब रेशम का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। क्या बात है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वन या पेड़ भी पाए जाते हैं। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। क्या बात है, सजाइए, करिए। ये देखिए कुछ खेती, धान की खेती की जा रही है, रोपाई हो रही है, धान की रोपाई हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय, असम में चाय के बागान को दिखाया गया है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। जो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, आप कोई नेशनल पार्क बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और यह क्या कहाँ है, यह है असम में। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सुंदरवन में। सुंदरवन में पाया जाता है बंगाल टाइगर। उसके बाद मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं, जैसे रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। मछली चावल खूब शौक से खाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया। देखिए ये वेदिकाएं होती हैं, इस तरीके के खेतों को और इस तरीके कृषि का एक जो तरीका होता है उसको ही कहते हैं वेदिका कृषि। ये देखिए एक सींग वाला गैंडा, ये है मगर। और यहाँ पे देखिए जीविका का साधन, विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली गांव में रहता है। ये देखिए इसका बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में मतलब फ्रेश वाटर में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है, मतलब अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर
उपचरित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। देखिए सुसु, अंधी डाल्फिन, इनके रहने का मतलब यह है कि इनके जल की शुद्धता का पता चलता है कि ये अगर जल में किसी जल में मौजूद हैं तो वो जल पूरी तरीके से शुद्ध है, लेकिन वो हैं कहाँ है अब। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का भी अनावरण किया। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, यह है भोले बाबा की नगरी वाराणसी, मारो वाराणसी। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, इसको अब हम लोग प्रयागराज कहते हैं भाई, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता का हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी हैं। पर्यटन इन बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है कि आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी हैं। दोस्तों ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है, तो वो है दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, तो अमेजन बेसिन के लोग कुछ महत्वपूर्ण फसलें होती हैं, आप लोग जानते हैं। अमेजन के वर्षावन में कौन सी पक्षी पाए जाते हैं, गंगा नदी के तट पर कौन से मुख्य शहर हैं, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारी चीज़ें। एक सिंग वाले गंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो कैसी लगी इसको आप लोग बताने की कोशिश करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, लल्लन टॉप थी कि नहीं। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत।